जैसे कि मैं गया एक बार, मैं आपको बताऊं अपना ही एक प्रसंग। जब मैं पुष्कर गया, अभी पीछे की बात है, पिछले वर्ष की, पुष्कर हम गए तो वहाँ आप जानते ही होंगे ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो हम पूजा के लिए बैठ गए वहाँ पर। तो उन्होंने बोला जी हाँ, तो पूजा करनी पड़ती है। तो हम तो जा रहे थे दरअसल में माउंट आबू, तो रास्ते में पड़ा, उनका चलेंगे देख के। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे और हम 3 दोस्त थे, तीनों को वो अलग अलग ले गए पूजा के लिए। तो वहाँ पर जो है प्रसाद के नाम पर ये था कि वहाँ पर पर्ची कटती है, 5100 रुपये, 11,000 और 21,000 रुपये की पर्ची। तो उन्होंने मुझसे जब पूजा करवाई, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, 5100, 11,000 और 21,000 का। मैंने कहा कि वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं संकल्प लूं या नहीं लूं, या कितने रुपए का लेना है वो तो मेरे ऊपर निर्भर होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए या नहीं? या मान के चलो कोई गरीब व्यक्ति वहां पर आ जाए, वो तो संकल्प ही नहीं ले पाएगा। या मान के चलो किसी के पास वो धन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा इस पूजा को अभी तत्कालीन अधूरी छोड़ा जाए। तो मेरे दोस्त थे दूसरे जो वहां बैठे हुए थे, मंजीत भाटी। तो उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी उन्होंने संकल्प कितने का लिया है? तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि ये संकल्प उन्होंने ले लिया जी 11,000 रुपये का अपने पास से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा संकल्प भी 11,000 का कर दो, अगर मित्र ने 11,000 का संकल्प लिया है तो इसमें क्या दिक्कत है। बाद में आकर के उन्होंने बोला जी 11,000 की पर्ची जमा होनी है। मैंने कहा मैंने तो कोई संकल्प नहीं लिया है ऐसा। तो फिर बाद में हमने उनसे मना कर दिया कि भैया हम ये पैसे नहीं देंगे, और ये तो मतलब जबरन तुम ऐसे कैसे पैसे ले सकते हो, और पुष्कर में यही होता है। तो कहने का मतलब है कि वो अपने आचरण को सुधारें, उस तरह का मैसेज उस समिति ने दे दिया ताकि लोग, लेकिन क्या लोगों का आचरण सुधरता है? आप कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं सुधरता। तो समाज में जो कुछ भी मौजूद व्याप्त कुरीतियां हैं, जितने भी बैड कस्टम्स हैं, वो सबकी देन हम सब ही हैं। और उसमें खराब लोगों के बीच में अच्छे लोग पिसते हैं और पिसते रहेंगे। तो शिशु वध पर इसने रोक लगाई, ठीक है। आगे आते हैं। इसके समय पर ही क्या हुआ, इसके समय पर याद रख लेना, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। और देखो भारतीयों की सोच को कैसे गुलाम बनाया गया। अभी तक सोच गुलाम नहीं है हमारी, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ एजुकेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? मीडियम ऑफ, या मेड इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन द मीडियम, मेड इंग्लिश लैंग्वेज द मीडियम, माध्यम बना लिया। और इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी। वो कौन व्यक्ति है उसका नाम सब जानते होंगे, ठीक है। और इसी के समय पर वो पहला विधि आयोग भी बनाया गया, अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया गया। विधि आयोग पहला विधि आयोग बना। फर्स्ट लॉ कमीशन फर्स्ट लॉ कमीशन इसके समय पर बना था, बहुत पूछा जाता, बेंटिक के समय। वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1934। और इसी विधि आयोग का जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था मैकाले। कितने लोग मैकाले के नाम से परिचित हैं? मैकाले के नाम से कितने लोग परिचित हैं, मुझे बताएं। सभी लोग जानते होंगे। देखो, लॉ कमीशन की बात कर लेते हैं, फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम की बात करेंगे। तो लॉ कमीशन का मतलब विधि यानी कि कानून। और आज मुझे बताइए कि हमारे देश में कौन सा प्रोसीजर चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उस अपराध के लिए क्या सजा मिलेगी। तो इसके लिए आज भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस। बीएनएस का नाम पहले हुआ करता था आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, जो लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को भारत में। और अभी पिछले वर्ष तक वही लागू था, 2023 बीएनएस तब तक नहीं आई, तब तक वही लागू था। और उसमें तो लिखे हुए पनिशमेंट, यानी कि आप जो अपराध करोगे उस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलना चाहिए। ये तो हो गया आपका पनिशमेंट। लेकिन आपने अपराध कर दिया तो आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी,
पुलिस के बाद में कुछ कोर्ट प्रोसीजर होगा, जज साहब आपको सजा सुनाएंगे। ये पहले हुआ करता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, जिसका नाम अभी हो गया है बीएनएसएस। ये नामों से आप परिचित हैं, थम्स अप करें। अभी बहुत सारे साथी जो हमारा यूपीएसआई का एग्जाम देंगे उनको बीएनएस और बीएनएसएस को पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया 1934 लिख दिया आपने गलती से। ओके नहीं 1834 होगा, रियली सॉरी। ठीक है, ये कर लिया करो 1834। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को, और यही व्यक्ति है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जिम्मेदार बनाने के लिए। अब इसका देखो, एक मिनट पर हमको देखना होगा। मिनट, मिनट का मतलब क्या है? हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। आपको याद हो 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च होने की बात की गई थी? 1813 का अगर आपने चार्टर पढ़ा हो तो, हमने पढ़ाया था आपको पॉलिटी में, तो हमने कहा था कि 1813 के चार्टर में एक बात की गई कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। अब वो 1 लाख रुपए किस तरह खर्च होंगे, इस सब के लिए फिर मंथन करना पड़ा भाई। 1813 के बाद में तो वो चीज़ें चल रही थी कि भाई कैसे स्कूल खोला जाए, स्कूल खोला जाए तो किस तरह खोला जाए, ठीक है, या आपका उस इन 19 किलो में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, या भारत की जो प्राच्य विद्या है, प्राच्य विद्या का मतलब जो भारत का आपका ज्ञान है उसी को आगे पढ़वाना है, या फिर जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी कि जो वेस्टर्न आपका एजुकेशन है उसमें आगे बढ़ना है। तो इस सब पर बहुत मंथन हुआ था इन वर्षों के दौरान। तो इसी समय पर आपका मैकाले को भी ये काम दिया गया। तो मैकाले 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 क्या था आपका, ये सभापति था उसी समिति का। तो इसने क्या बोला, इसका जो रुख था ये समझना, इसका रुख था आपका वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ। भाई आदमी वहीं का है ये, इसका रुख तो वहीं का होगा ही, पाश्चात्य शिक्षा की ओर इसका रुख था। यानी कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में सोचता था कि भाई जो शिक्षा है वो आपका वेस्टर्न हो। और इसी के लिए इसने 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को एक हम चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं हम मैकाले विवरण। 2 फरवरी 1835 को क्या है, मैकाले विवरण, जिसको जिसको हम मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, मैकाले मिनट्स के नाम से। मैकाले मिनट्स का क्या मतलब है? तो इसने बताया कि भाई जो शिक्षा होगी वो पाश्चात्य शिक्षा ही क्यों होनी चाहिए। भारत का जो दर्शन है, भारत का जो गणित है, भारत का जो ज्योतिष है, भारत का जो विज्ञान है वो किसी काम का नहीं है, ऐसा मैकाले ने कहा। और उस मिनट में वो जो बात करता है तो उसने क्या बात की, पहली बात तो उसने की थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और एक बड़ी चर्चित बात आती है कि उसने ये कहा था कि यूरोप के एक अच्छे से पुस्तकालय की एक अलमारी का ज्ञान भी भारत के ग्रंथों और अरबी ग्रंथों से बेहतर है। यानी उसने कहा इस पूरे भारतवर्ष में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, अरबियों के पास में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, उस सबसे कहीं ज्यादा बेहतर एक अच्छे पुस्तकालय यूरोप की एक सेल्फ उसकी तुलना कर सकती है, और वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि उसने यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब उसका काम क्या था, दरअसल में उसके पीछे मनसा क्या थी? उसकी मनसा ऐसी नहीं थी कि भारतीयों को कोई बहुत बेहतरीन शिक्षा या पद्धति वो देना चाहता था। इस बात को आप भी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं है जिसको अनदेखा किया जा सके। उसका काम था एक मध्यम वर्गीय समूह तैयार करना, एक ऐसा समूह जो सोच और समझ से अंग्रेजों के लिए समर्पित रहे। ऐसे क्लर्क हमको मिल जाएं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, अंग्रेजी भाषा को सीख जाएं, जो अपने दिमाग से एकदम से आपका यूरोपीय हों। उसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज और भारतीय जनजागरण है या जो भारतीय जनता है उसके बीच में एक सेतु का काम ये वर्ग करेगा जो अंग्रेजी पढ़ लेगा। उसने कहा जितने भी संस्कृत के कॉलेज चल रहे हैं, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, उन सबको जो भी सहायता दी जाती है उस सहायता को बंद कर देना चाहिए। उनको जो भी सरकारी अनुदान मिलता हो उसको बंद कर देना चाहिए, और अंग्रेजी के जो भी स्कूल खुले उनको सहायता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। इससे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन, न्यायालय और व्यापार के काम के लायक बनाए जाने की उसकी सोच। बात समझ गए? उसने कहा कि जो ईसाई धर्म है वो अधिक सभ्य और नैतिक है,
और शिक्षा के जरिए पश्चिमी नैतिक मूल्यों को बढ़ावे का विचार उसने रखा। वो क्या चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। वो सोच रहा था कि वो सेना हमारी तैयार होगी जो अंग्रेजी में पढ़ेगी, जो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन सोच से, भाषा, आत्मा से क्या हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। तो मैकाले की सोच और समझ समझ गए होंगे आप। मैकाले क्या चाहता था ये भी आप समझ गए होंगे। तो उसने तुलना की, ये यूरोपीय ज्ञान भारतीय ज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है। बात समझ गए। यही तो हमारी मानसिकता रही है। आज अगर आप साथी, आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके बीच में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाए, तो सही मायने में बताना, जैसे कि आप गांव के बच्चे हैं, आप गए कहीं पर और आपके बीच में कोई ऐसी एक लड़की आ गई, या मान के चलिए कोई लड़का आ गया जिसने फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दी, जब आप कहीं बाहर गए तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? सही मायने में बताइए। क्या आपको एक पल को ये नहीं लगता है हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है? बशर्ते कुछ लोग होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया, आप इसे प्लीज हिंदी में बताएं। किसी की अगर एक भाषा पर पकड़ है और आपकी नहीं है, इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, उसकी शायद अन्य भाषाओं पर पकड़ नहीं होगी, तो आप अपनी भाषा के प्रति गौरवान्वित रहें और उस पर जोर दे करके इस बात को कहें उसी समय कि हम सब की समझ में नहीं आया। समझ रहे? होता है ना। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है क्रिकेट पर। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया जी टेस्ट क्रिकेट से, उसके बारे में दो शब्द बोल दें, होने का कोई अर्थ नहीं है। तो बात समझ रहे हैं। मैकाले ने क्या किया, एक नई फौज बनाएंगे, और इस तरह से मैकाले ने भारत में क्या कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना लिया। एक नई चीज आई यहां पर, एक चीज, छोटी सी चीज और बताएंगे हम आपको। एक चीज चलती है व्हाइट मैंस बर्डन। आप बताना आप इससे कितने, व्हाइट मैंस बर्डन, मैंस बर्डन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे, सफेद व्यक्ति का बोझ। सफेद व्यक्ति का बोझ, समझना। ये जितने भी लोग यहां पर आए, ये लोग हमेशा कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम आपको जब शिकागो का भाषण पढ़ाएंगे, जब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे उन्होंने विश्व धर्म सभा जो सम्मेलन था उसमें क्या बोला था, कैसे उन्होंने बताया था कि पश्चिमी सभ्यता क्या है, पूर्वी सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। और तब उनकी दीवानी बन गया था पूरा यूरोप जब उन्होंने इस तरह की बातें की, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके ऊपर एक कर्ज है कि जितने भी एशिया और अफ्रीका के काले लोग हैं वह एक खराब सभ्यता के लोग हैं। उन सब लोगों को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने का को जो उत्तरदायित्व है, जो बोझ है, वह अंग्रेजों के ऊपर है, यूरोपियंस के ऊपर है, गोरे लोगों के ऊपर है। इसी को बोलते हैं व्हाइट मैंस बर्डन, कि तुम इस बर्डन को लेके पैदा हुए, तुमको इनको सुसंस्कृत बनाना है। जो खुद सुसंस्कृत नहीं हुए, जो खुद सभ्य नहीं हुए, वो हमारी सभ्यता को सुसंस्कृत और सभ्य करने की बात कर रहे थे। तो किस तरह से, मतलब आप ये समझिए कि भारतीयों के ऊपर थोपा गया इन सब चीजों को, कि हम तो जो है इनकी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। बात समझेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। पहला विधि आयोग समझ गए। 1832 में, 1832 में अजमेर में, अजमेर में देसी राजाओं का, देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया गया। मैं जो आपको समझाता और सिखाता हूँ, कुछ सीख आप समझते भी हो या ऐसे ही एवं बस परीक्षा की दृष्टि से नोट डाउन कर लेते हैं, इतना भर। देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया गया। देसी राजाओं का, करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो फिर हमारी अपनी समझ है। इन 1832 ए कोर्ट ऑफ नेटिव, कोर्ट ऑफ नेटिव, नेटिव किंग्स, किंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन अजमेर। यहाँ पर अजमेर में जो 6 राजा थे उनको बुलाया गया,
क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना एक्सपेंशन करना था और देसी राजाओं के साथ में अच्छे संबंध स्थापित हों,